हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। सो आई होप एवोल्यूशन के बारे में बेसिक आइडिया होगा। नहीं है तो इस चैप्टर में हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एवोल्यूशन एक कहानी है, एवोल्यूशन एक स्टोरी है लाइफ फॉर्म्स के ओरिजिन की ऑन दिस अर्थ। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम सब कहाँ से आए, ठीक है, हम सब के एंसेस्टर्स कौन थे, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एप्स के एंसेस्टर्स कौन थे, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मंकीज़। तो अगर मंकीज़ के एंसेस्टर्स में आपसे पूछूं तो हम बहुत बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते जाएंगे और फाइनली हम सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पहुंचेंगे। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हम सब, चाहे हम हैं, ह्यूमंस हैं, चाहे ज़ीब्रा है, चाहे एक लायन है, चाहे एक एलिफेंट है, हम सब आए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। हम सब का ओरिजिन एक कॉमन ओरिजिन है एंड दैट इज़ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो आप बोलोगे कि मैम बैक्टीरिया तो बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। सो दैट इज़ राइट, ऑल ऑफ अस, हम सब का एक कॉमन एंसेस्टर है कुछ सिंपल बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इन्हीं सिंपल ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे चेंजेस आते गए और इन चेंजेस से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बनते गए, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई और फाइनली हम सब, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप इस अर्थ पे देखते हो, हम सब ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या हुआ? एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है। अब सोचो, अगर एक बैक्टीरिया से एक ह्यूमन बीइंग बना होगा तो क्या आपको लगता है कि वो एक झटके में बन गया होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे चेंजेस चाहिए। पहले तो न्यूक्लियस में ही चेंजेस चाहिए। हमने क्या पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो एक बड़ा ही सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूक्लियस, या हम ये बोल सकते हैं कि जिसके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, एक न्यूक्लियस वेल डिफाइंड उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है। एंड वी आर यूकैरियोट्स एंड वी हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अराउंड आवर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली कि हमारे पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वी हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो ये छोटे चेंजेस जब काफ़ी लंबे टाइम के लिए होते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इवन द मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो जब ये छोटे चेंजेस बहुत लंबे टाइम के लिए होते रहते हैं तो इन छोटे चेंजेस से ही इवॉल्व होती है एक स्पीशीज़ और अब एक स्पीशीज़ से एक नई स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या हुआ? एवोल्यूशन है एक स्लो, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जहाँ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बनती हैं। कुछ सिंपल लाइफ फॉर्म्स थे ओवर द मिलियन ईयर्स अगो। तो जैसे बैक्टीरिया से हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, सो दिस इज द जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम द सिंपल लाइफ फॉर्म्स। और ये कैसे हुआ? धीरे धीरे करके हुआ। तो अब हम बात करेंगे लाइफ के ओरिजिन की, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो बहुत सालों पहले की बात है, अराउंड 14-15 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो तब एक तरह से एक छोटा सा गोला था और उस गोले में आप समझ लो कि बहुत सारी हीट थी। अब ये हीट से भरा हुआ गोला हुआ बर्स्ट, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और इस पूरी थ्योरी को बोला गया बिग बैंग थ्योरी और ये माना गया कि यहीं से यूनिवर्स का ओरिजिन शुरू हुआ। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास यूनिवर्स के ओरिजिन का हमें इस क्लास में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड तो हम शुरू कर रहे हैं यूनिवर्स के ओरिजिन से। तो 14-15 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ एक छोटे से गोले में विच वॉज फुल ऑफ दिस हीट। तो बिग बैंग थ्योरी हमने, या बिग बैंग एक्सप्लोजन हमने उसको बोला। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर ना इसी
जब ये एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो इधर उधर फैल गए, जिससे बना यूनिवर्स। और ये बोला जाता है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये आज भी एक्सपैंड ही होता जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, अराउंड 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, और उसी टाइम पर आई बहुत सारी गैसेस अर्थ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, ये सारी की सारी इसी टाइम पर आई। अब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, एंड 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन हुआ। अब 4 बिलियन ईयर्स अगो हम में से तो कोई था नहीं, तो यहीं पर कुछ थ्योरीज़ की एवोल्यूशन हुई, मतलब कुछ थ्योरीज़ बनाई गई कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। काफ़ी सारी थ्योरीज़ थी, उसमें से एक थ्योरी ऐसी थी जिसका नाम था पैनस्पर्मिया। कौन सी थ्योरी थी? सो द थ्योरी वाज पैनस्पर्मिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि किसी और प्लैनेट से कुछ एलियन स्पीशीज़ आई, और वो काफ़ी छोटी थी, जैसे बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो अर्थ पे आए और वहाँ से अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन शुरू हुआ, ठीक है। फिर कुछ ऐसी थ्योरी आई जिसने ये बोला कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कुछ डेड और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और उनसे अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब वो भी हुआ। अब एक थ्योरी ऐसी आई जिसे हमने बोला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है, आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि कोई स्पेशल पावर है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने अर्थ में लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट किया। सो दैट इज़ ट्रू, दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी सेज, कि ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि कोई एक डिवाइन पावर है जिसे हम अलग अलग रिलीजन्स में अब हम गॉड का नाम देते हैं, कि भगवान ने अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स को ओरिजिनेट किया। सो दिस वॉज वन ऑफ द थ्योरी। लेकिन देयर वर 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी हैं, और वो ये बोलती हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं कुछ और लाइफ फॉर्म से ही। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आया और उससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। तो ये जो 2 मेन थ्योरीज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और दे कम अंडर द हेडिंग ऑटोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि लाइफ हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर से नहीं, बट कुछ ऑर्गेनिक मैटर ही था, कुछ ऐसा मटेरियल जिसमें लाइफ थी, ठीक है, वहाँ से आई लाइफ ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर 2 प्रोमिनेंट थ्योरीज थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जस्ट डोंट वरी अबाउट द नेम्स, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। द सेकेंड वन इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो अब ये जो ओरिजिन था ना लाइफ का, ये बोला गया कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसे क्विक प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे चेंजेस आती गई और लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती गई। मतलब अगर लाइफ को ओरिजिनेट होना है, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पे रहना है, तो अर्थ पे भी धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए। उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस आने चाहिए। तो वैसा ही कुछ हुआ। देन this evolution is a result of series of physical and chemical changes in accordance with ever changing environmental conditions। तो बहुत सारे physical changes आए, बहुत सारे chemical changes आए, जैसे जैसे environment में changes आए वैसे वैसे physical और chemical changes भी होते गए, और वो भी abrupt changes नहीं थे, एक series of changes थे। मतलब एक के बाद दूसरा चेंज आया, ठीक है। एब्रप्टली कुछ भी नहीं हुआ या स्पॉन्टेनियसली कुछ भी नहीं हुआ है। देन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स जो थे वो सिंपल लाइफ फॉर्म से आए। सो दिस वाज द होल कंक्लूजन ऑफ दिस ऑटोबायोजेनेसिस थ्योरी, जिसमें हम 2 मेन थ्योरीज पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स विच वॉज गिवन बाय लेमार्क, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज गिवन बाय डार्विन। क्लियर? तो आपको नाम पता चल गया ना हम कहाँ से ये दोनों थ्योरीज आई हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं इन थ्योरीज को। नाउ द फर्स्ट थ्योरी इज द थ्योरी विच वॉज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क।
सो ही वॉज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिन्होंने एक थियोरी दी थी विच वॉज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस थियोरी को हम लेमार्किज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। ठीक है, सो दिस इज लेमार्किज्म। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू देम ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बदल रहा है, जैसे हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे हर ऑर्गेनिज्म फिजिकली खुद को चेंज कर रहा है ताकि वो इन एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग ढाल सके अपनी बॉडी को। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो हम नहीं जी पाएंगे, राइट? एक सिंपल सी चीज़ है। तो वैसे ही इनका जो थ्योरी का बेसिस था ना, वो यही था कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिजिकली बदल रहे हैं टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था जो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे बेसिस, मतलब उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, जो लेमार्किज्म है या जो लेमार्क्स थ्योरी है, तो उसका बेसिस क्या था? सो इट वॉज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ फॉसिल्स एंड मैचिंग द ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। तो उन्होंने ना बड़े सारे फॉसिल्स लिए, मतलब ओल्डर से जो यंगर फॉसिल्स, जो बहुत पुराने फॉसिल्स उनको मिले, वहाँ से कुछ नए जो काफ़ी जो रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हुई हैं, वहाँ तक उन्होंने देखा, वहाँ तक के फॉसिल्स उन्होंने देखे और उन सभी को कंपेयर किया विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उन्होंने एक पैटर्न स्टडी किया। उन्होंने देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में ये एक पैटर्न है, एक सीरीज है पूरी, कि पहले ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे दिखते थे, धीरे धीरे उनके पहले सब पानी में रहते थे, धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगे और उन्होंने गिल से लंग्स डेवलप किए। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो धीरे धीरे उन्होंने खुद को ऐसा बनाया कि अब वो अर्थ पे भी रह सकते हैं और अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो अर्थ से या एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन अच्छे से ब्रीथ इन कर सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो धीरे 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 ऐसे चेंजेस होते गए। अब यहाँ पर उन्होंने जो सारे के सारे फॉसिल्स थे, जब लिविंग स्पीशीज़ से उन्होंने उनको कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि एब्रप्टली कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे चेंजेस आने से ही नई स्पीशीज़ आई हैं। आज हम बने हैं, वही हमारे एंसेस्टर्स हैं। ये जो फॉसिल्स हैं ये एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स हैं और इन्हीं फॉसिल्स से आज हम बने हैं। Now, his observation was that there exists a series of older to younger fossils जो आज प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई है कि फॉसिल्स को उन्होंने स्टडी किया और फॉसिल्स में भी पुराने से पुराना फॉसिल और नए से नया फॉसिल और इन सब को कंपेयर किया और फिर इन फॉसिल्स को कंपेयर किया लिविंग ऑर्गेनिज्म से और इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ को स्टडी किया। एंड दिस इज़ हाउ ही सेड कि जैसे एनवायरनमेंट बदला वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने भी खुद को बदला। ठीक है, नाउ यहाँ पर आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, जिनमें से फर्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो उनका मानना ये था कि जैसे एनवायरनमेंट बदलता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी फिजिकली वैसे बदलता जाता है। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे हम फिजिकली बदलते गए वो है हमारे एनवायरनमेंट की वजह से। अब हमने क्या किया कि कुछ ऑर्गन्स थे हमारी बॉडी में, उनको हमने ना खूब यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे बदलते एनवायरनमेंट की नीड थी। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है जिराफ का। तो बहुत सारे हर्बीवोर्स थे, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले बहुत सारे हर्बीवोर्स थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ग्राउंड लेवल पर जो ग्रास था वो ख़त्म होने लग गया। अब एक स्ट्रगल आ गया कि खाना कहाँ से मिलेगा। तो जिराफ ने क्या किया कि अपनी ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी नेक थी उनकी एज़ कम्पेयर टू द अदर लिविंग एनिमल्स, मतलब हर्बीवोर्स। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया ताकि वो पेड़ों के ऊपर जो पत्ते हैं उनको खा सकें। तो वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते गए और धीरे धीरे दे स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड दे रीच्ड टिल हियर। तो धीरे धीरे ये जो इनकी नेक है ये लंबी होती गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए नेक को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक कैरेक्टर था,
जहाँ पर उन्होंने अपनी नेक का फुल यूज़ किया खाना लेने के लिए। तो ये जो कैरेक्टर था ये जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता गया, ये फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये पास होता गया। और फाइनली आज जो हम जिराफ देखते हैं वो है लॉन्ग नेक्ड जिराफ, जो कि पेड़ों के ऊपर के पत्ते खाते हैं। ठीक है, सो दिस इज यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। तो जब हम किसी ऑर्गन को अपने बदलते सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे और डेवलप होता जाता है। और अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जो हम यूज़ नहीं करते हैं तो जैसे जैसे जनरेशन्स पास होती जाती हैं वैसे वैसे वो ऑर्गन्स क्या होते जाते हैं, एकदम ख़त्म होते जाते हैं। वो एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं, मतलब नॉन यूज़फुल ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ नॉन यूज़फुल ऑर्गन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उससे पहले हम इसका सेकंड प्रिंसिपल देखेंगे। सो सेकंड प्रिंसिपल इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जिराफ ने क्या किया, जिराफ यूज़ करता गया अपनी नेक को खाना, वो लीव्स को, हायर प्लांट के लीव्स को रीच करने के लिए। तो वैसे वैसे ये जो एक कैरेक्टर है ये जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे आगे पास होता गया। सो दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो एन ऑर्गेनिज्म कुड पास इट्स मॉडिफिकेशंस टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस मॉडिफिकेशन को अपने ऑफस्प्रिंग्स में पास कर सकती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी जब भी हम किसी ऑर्गन को यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा जनरेशन बाय जनरेशन। सो आई होप द प्रिंसिपल्स आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ कमिंग ऑन टू द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो पहले बहुत यूज़फुल थे हमारे एंसेस्टर्स में, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो इनका हमारे अंदर कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसे ही एक ऑर्गन है विच इज़ नॉन फंक्शनल ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच हैव सीज्ड मीन्स टू स्टॉप, to be of any use in the possessors and still persist in generation after generation in reduced form। तो मतलब ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आज के टाइम पर ये हैं नॉन फंक्शनल। ये कैसे ऑर्गन्स हैं? दीज आर द नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स और ये हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, और इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर द रिमेन्स ऑफ द फीचर्स दैट सर्व्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द एंसेस्टर। ठीक है, तो ऐसे तो ये एक कहानी ही है ना, बड़े बड़े शब्द हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें ना, हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर ना अराउंड 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से 3 मैं आपको बताने वाली हूँ और एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, और बाकी एटलीस्ट 2 और आप चैट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी कि किस किस ने 2 और वेस्टिजियल ऑर्गन ढूंढे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है विजडम टीथ। विजडम टीथ कौन से होते हैं? तो हमारे पास प्री मोलर्स हैं, फिर मोलर्स हैं, और मोलर्स से भी पीछे एक दांत का एक सेट आता है। ठीक है, सो दे आर द विजडम टीथ, या उन्हें हम बुलाते हैं, हिंदी में हम उन्हें अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना बहुत लेट आते हैं। जैसे बाकी हमारे दांत अराउंड 12 ईयर्स तक सारा पूरा हमारा जॉ कंप्लीट हो जाता है विद इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, लेकिन ये आते हैं लेट हमारी एज में 17 to 20 ईयर्स के बीच में। तो इसीलिए इसको विजडम टीथ बोला जाता है या इनको अक्कलदाढ़ बोला जाता है। ठीक है, सो दे आर द लास्ट मोलर्स और द थर्ड मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, अपर एंड लोअर बोथ। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे अपीयर लेट। ठीक है, अब अगर हम इनको अपने मोलर से कंपेयर करें ना, तो एज कंपेयर टू आर मोलर्स, ये हमारे मोलर्स हैं, सो दीज आर स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स देन आर अदर मोलर्स। ठीक है, तो पहले ये क्यों होते थे? हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो एंसेस्टर्स में बहुत यूज़फुल थे, लेकिन आज के टाइम पर हमें उनका यूज़ नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो हमारे अंदर हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लेकिन नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि विजडम टीथ का या विजडम टूथ जो है होते हैं उनका क्या एडवांटेज था इन आर एंसेस्टर्स।
तो आज हम क्या करते हैं, आज हम कुछ भी खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम कोई नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो हम सब क्या करते हैं, हम खाने को प्रॉपरली कुक करते हैं। तो कुक करने से वो थोड़ा सॉफ्टन भी हो जाता है, थोड़ा खाने में भी आसान हो जाता है, हम प्रॉपर चॉपिंग करते हैं खाने की, ठीक है। तो हमारे ना जो दांत हैं ना, वो उसके लिए जितने, मतलब अगर हम विजडम टीथ को रहने दें तो इतने जो हमारे दांत हैं ना, ये सफिशिएंट हैं, हमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स में क्या था कि वो लोग ना तो खाने को ऐसे कट करते थे, ना ही उसको कुक करते थे। तो उनके केस में, तो क्योंकि ना वो कट करते थे ना वो खाने को कुक करते थे, तो उनके केस में ना उनको एक ब्रॉड जॉ चाहिए होता था खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको खाने को टीयर भी करना है, मतलब तोड़ना भी है, उसको च्यू भी करना है, तो एक ब्रॉड जॉ चाहिए। च्यूइंग के लिए हम क्या ये वाले दांत यूज़ करते हैं? नहीं, फ्रंट वाले नहीं करते हैं, वी यूज़ दीज मोलर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स में था एक एक्स्ट्रा सेट, जो जिसे हम बुलाते हैं आज विजडम टीथ। तो ये जो एक्स्ट्रा सेट था, ये उनको खाना च्यू करने में बहुत हेल्प करता था, और आज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मोस्टली हमारा जो जॉ है ना, अगर आप देखोगे तो हमें मोस्टली ये टीथ निकालना ही पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो जॉ है ना, वो थोड़ा रिड्यूस भी हो गया है। जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि जॉ जो पहले था ना, वो काफ़ी ब्रॉड था, अब धीरे 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 ये जॉ रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो विजडम टूथ आता है ना, वो ऐसा टेढ़ा आता है। तो बेसिकली our jaw has less space to accommodate so many teeth। तो इसके लिए ये अपनी जगह बनाने के लिए बाकी दांतों को ऐसे पुश करता है, जिसकी वजह से बाकी दांतों के ख़राब होने का डर रहता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है। तो इसीलिए इन दांतों को, जो विजडम टीथ होते हैं, उनको एक टाइम पर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि हम विजडम टीथ को एक वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों बुला रहे हैं, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल है लेकिन फिर भी प्रेजेंट है, और हमारे एंसेस्टर्स में इनकी ज़रूरत थी। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इनको वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स व्हाट इज के आंसर में होने चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स आप सबने सुना होगा। तो इंटेस्टाइन में ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये प्रोट्रूडिंग पार्ट जो होता है, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसे हम इन शॉर्ट अपेंडिक्स भी बुलाते हैं। सो इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ब्लाइंड एंड्स ऑफ द सीकम, ठीक है। सो सीकम इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सीकम से हमें एक छोटा सा नैरो ट्यूब लाइक, एक वर्म लाइक या ट्यूब जैसी हमें निकलती हुई दिखाई देती है। सो दिस इज अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो है ना, इट इज़ फंक्शनलेस इन ह्यूमंस, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है कुछ एनिमल्स में, जैसे कि हर्बीवोर, जैसे कि काऊ की अगर हम बात करें। तो अब फिर से बैक टू आवर एंसेस्टर्स जाते हैं। हम इसे आज वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि पहले के टाइम पर, जैसे हमने डिस्कस किया, ना तो खाना काटा जाता था प्रॉपरली, ना तो खाना कुक किया जाता था। तो वो क्या खाते थे? वो रॉ मीट खाते थे, वो रॉ लीव्स खाते थे। एंड वी नो दैट प्लांट्स आर रिच इन सेल्यूलोज। तो अगर हम सेल्यूलोज ले रहे हैं तो इस सेल्यूलोज को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी कराना पड़ेगा। तो जो अपेंडिक्स है, इट यूज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन आवर एंसेस्टर्स। तो आज हम सेल्यूलोज इतना नहीं ले रहे हैं, हम एक प्रॉपरली कुक्ड फूड खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी में हम कहीं भी सेल्यूलोज नहीं ले रहे हैं। तो सेल्यूलोज नहीं ले रहे हैं तो सेल्यूलोज के डाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सेल्यूलोज के डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो हमारे लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अपेंडिक्स इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स दे टेक अ लॉट ऑफ सेल्यूलोज, और उस सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है दिस अपेंडिक्स, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया। सो इट इज़ फंक्शनलेस इन ह्यूमंस बट इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। क्लियर? तो सबको बात समझ आ गई वाई वी आर कॉलिंग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, तो चलो चलते हैं थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ। सो नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट इज पिना। तो आप अपना कान देख रहे हैं ये वाला। सो
can you move this pinna? This external ear is pinna, right? So can you move it like other animals do? तो आपने कभी ध्यान से किसी काऊ को, बफलो को या डॉग को देखा है? सो दे कैन ईजिली मूव देयर एक्सटर्नल ईयर, राइट? तो वाई डू दे मूव देयर एक्सटर्नल ईयर? टू गैदर द साउंड्स, दैट दे हेयर अराउंड देम, ठीक है? तो वो जहाँ से भी उनको लगता है कि आवाज़ आ रही है वो उस तरफ को अपना कान मूव कर देते हैं, राइट? सो डू यू थिंक यू आर एबल टू डू इट? नो। तो अब इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में है तो कंप्लीट ऑर्गन है, पिना इज अ कंप्लीट ऑर्गन इन आवर बॉडी, लेकिन इट इज फंक्शनलेस. दिस वॉज वेरी मच फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स, ठीक है? सो इट इज पिना इज प्रोजेक्टिंग लोब लाइक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर एंड विच इज अ पैसेज फ्रॉम द ऑडिटरी कैनाल टू द ईयर ड्रम, ठीक है? तो क्योंकि हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं, इसकी मसल्स जो हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग, सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. तो क्या तीनों वेस्टिजियल ऑर्गन समझ आए? सो फर्स्ट वन वॉज विजडम टीथ, द सेकेंड वन वॉज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड द थर्ड वन इज पिना. तो आपको क्या करना है? दो आपको बताने हैं मुझे, कहाँ पर? चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सो आई होप दिस मच इज क्लियर. कोई भी डाउट्स हो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम था डार्विन. तो डार्विन की जो थ्योरी थी दैट वाज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसे हम डार्विनिज्म भी बुलाते हैं. सो बेसिकली देयर वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन. his theory was the theory of natural selection, या फिर डार्विनिज्म भी बोलते हैं. और इनकी जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो इन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी which was the origin of species. So when Darwin was very young, he got a chance to join a group of naturalists who were traveling around the world. तो उन्होंने काफ़ी सारे आइलैंड्स देखे और इन आइलैंड्स में जितनी भी स्पीशीज़ थी उन सबको ऑब्जर्व किया, और उसी के बेसिस पर डार्विन ने कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ फैक्ट्स दिए कि ये जो एवोल्यूशन है ना ये कैसे हुआ होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड डार्विनिज्म, तो डार्विनिज्म का मतलब एवोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है. डार्विनिज्म का मतलब है कि एवोल्यूशन हुआ कैसे है, ठीक है? तो उसी के बेसिस पर उन्होंने अपनी सारी की सारी जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वो उन्होंने समराइज़ की इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और इस बुक में ही उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स हमें दी हैं. तो हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स जो डार्विन ने दिए थे. सो वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एंड द फर्स्ट वन इज द ओवर प्रोडक्शन, किसी भी स्पीशीज़ की ओवर प्रोडक्शन, ठीक है? सो दिस कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओनली. सो जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, ठीक है? उसके बाद वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. सो सेकेंड इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कहीं पर टिके रहने के लिए जो स्ट्रगल है. आज अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हो ना, तो वो जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उस पोजीशन को मेंटेन करने की, दैट इज द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है? थर्ड वन इज वेरिएशंस. अब यहाँ पर टिके रहने के लिए भी आप धीरे धीरे खुद में भी थोड़े चेंजेस ला रहे होंगे कि पहले मैं ऐसे पढ़ता था तो मेरा जो सेकंड आता था ना उसके मैं काफ़ी क्लोज रहता था. सो लेट अस change something धीरे 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 so that I can actually overcome, I can actually increase that gap फर्स्ट और सेकंड के बीच वाला, ठीक है? द थर्ड वन इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब मान लो कि जो सेकंड आ रहा है उसने भी स्ट्रैटेजी अपनाई और आप दोनों ने स्ट्रैटेजी अपनाई. अब जिसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव होगी उस पर्टिकुलर कंडीशन में वही फर्स्ट आएगा, ठीक है? तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था. अब हम बात करेंगे हर एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट की इन डिटेल. सो दीज वर सम ऑफ द फैक्ट्स, सम ऑफ द ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स ऑफ डार्विन, ठीक है? ऑफ डार्विन्स थ्योरी. क्लियर? नाउ ओवर हियर द फर्स्ट ऑब्जर्वेबल फैक्ट इज ओवर प्रोडक्शन. कोई भी स्पीशीज है उसको अगर सरवाइव करना है तो सबका एक इनेट डिज़ायर होता है कि हमारी जो स्पीशीज़ है या हमारी जो रेस है वो चलती रहे. जैसे अगर हम एक फैमिली को ले लेते हैं तो एक फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे रिप्रोड्यूस, देन our parents came, from our parents we came. Now this is our innate desire कि ये जो हमारी एक
फैमिली है ना, ये ऐसे ही चलती रहे, ठीक है। तो दिस इज द केस विद ऑल द स्पीशीज। सो एवरी स्पीशीज वांट टू रिमेन ऑन दिस अर्थ फॉर एवर। तो उसके लिए हर स्पीशीज करती है रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के। सो दिस इज़ ओवर प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज़। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑयस्टर्स हैं। तो ऑयस्टर्स एक टाइम पर दे ले अराउंड 60 to 80 मिलियन स्पॉन, ठीक है। तो मान लो यहाँ ओवर प्रोडक्शन तो है, मिलियंस इज सो मच, राइट। तो अगर हर एक जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव कर जाए तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जो अर्थ है उसमें सिर्फ ऑयस्टर्स ही ऑयस्टर्स होंगे। सो दिस पॉपुलेशन इज बीइंग कंट्रोल्ड इवन आफ्टर ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। एंड व्हाई दे आर ओवर प्रोड्यूसिंग, सो दैट दे कैन एटलीस्ट सम ऑफ देम सर्वाइव, और बाकी जो उनकी रेस है ना इस अर्थ पर वो बनी रहे। सेकेंड इज पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम मतलब ऑलमोस्ट 48 आवर्स में 3 गुना हो जाती है, मतलब 3 टाइम्स हो जाती है इन जस्ट 48 आवर्स। मतलब 2 दिन में अगर आज आपके पास एक पैरामीशियम है, ठीक है, 48 आवर्स में इट विल बी 3 टाइम्स, ठीक है। सो से इट इज़ 100, सो 100 का 3 टाइम्स in 48 hours. So the rate of reproduction is that fast, right? तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन का रीज़न सिर्फ ये है कि वो सर्वाइव कर पाएँ, लेकिन ये जो ओवर प्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ है ना इनको भी कंट्रोल करने का तरीका है हमारी नेचर के पास, ठीक है। तो सारी सर्वाइव नहीं करती हैं, कुछ ही सर्वाइव करती हैं। वैसे ही अगर हम एलिफेंट्स को ले लें, एलिफेंट्स को काफ़ी स्लो ब्रीडर्स कहा जाता है एंड दे लिव अराउंड 90 ईयर्स, और इन 90 ईयर्स में ये 6 बार मतलब 6 प्रोजेनीज देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 प्रोजेनीज होती हैं इनकी, राइट। तो ये जो 6 प्रोजेनीज हैं, अगर मान लो कि ये ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते जाएं और हर एक प्रोजेनी जो है, हर एक इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है वो ऐसे ही सरवाइव करता जाए, तो मतलब ऑलमोस्ट कुछ 750 ईयर्स में ये पूरी अर्थ को कवर कर लेंगी, मतलब इतने सारे एलिफेंट्स हो जाएंगे। सो इवन दो दे आर स्लो प्रोड्यूसर्स, अगर हर एक इंडिविजुअल सरवाइव कर जाएगा तो वो पूरे अर्थ पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए ओवर प्रोडक्शन इज देयर, बट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर फेयरली केप्ट कांस्टेंट। तो मतलब अर्थ पे कोई भी अगर इंडिविजुअल है उसको कंट्रोल करने का जो रास्ता है वो हमारी नेचर के पास है। तो नेचर कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सरवाइव करने देती है और बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको एलिमिनेट कर देती है। क्लियर? तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब चलते हैं अपने सेकंड फैक्ट पे। नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। आप देखो स्ट्रगल मतलब कि जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल। तो जिंदा रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए फूड, शेल्टर और स्पेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में स्पेस, तो हर किसी को स्पेस चाहिए। ओके, तो ये जो स्ट्रगल है ना एग्जिस्टेंस की, ये बहुत ही बढ़ गई जब ओवर प्रोडक्शन हुई स्पीशीज़ की। अब देखो हमने पढ़ा कि एक स्पीशीज़ है ना वो जितना रिप्रोड्यूस कर रही है वो ओवर प्रोड्यूस कर रही है हर बार। तो अगर हर एक जिंदा रहने लग जाए तो हमारी अर्थ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ हो और वो वही हो जो सबसे जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ या फिर यू कैन से आवर नेचर सपोर्ट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़। तो मतलब अगर 100 हाथी हैं और वहाँ पर 10 हाथी की जगह है तो 10 ही सरवाइव करेंगे और बाकी 90 जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर होता है कि ये जो स्ट्रगल है ना एग्जिस्टेंस की, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फूड, देन शेल्टर एंड स्पेस। तो कितनी जगह है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करेंगे। अब हर एक इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी तेज़ रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर बना रहे, उसकी प्रोजेनी जो है वो अर्थ पे बनी रहे। लेकिन जो स्पेस और फूड है ना वो है लिमिटेड, वो एक कांस्टेंट है। तो मान लो कि ये मेरे पास एक स्पेस है और यहाँ पर सिर्फ 100
एलिफेंट्स आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 90 और एलिफेंट्स डाल दो तो क्या होगा कि इनमें से सिर्फ 10 ही सरवाइव कर पाएंगे और जो रिमेनिंग 90 है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 100 में से अब जो खुद को ढाल पाया इन बदलती हुई कंडीशंस में और जो लड़ पाया इन कंडीशन से और अपने आसपास वालों से, सिर्फ वही एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। सो दिस लीड्स टू द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। सो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ स्पेस एंड बिकॉज ऑफ शेल्टर, राइट। अब यहाँ पर जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस आती है ना, यहाँ पर सिर्फ एडवांटेजियस अडेप्टेशंस ही सर्वाइव करती हैं। मतलब कुछ ऐसी अडेप्टेशंस जो उस कंडीशन में रहने के लिए काफ़ी सारी यूज़फुल हैं। अब हमने पढ़ा है कि शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं ना कि हमने बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से शुरू किया था इस अर्थ पे, एंड फाइनली वी आर सो एडवांस्ड, वी आर सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नाउ। तो ये जो धीरे धीरे चेंजेस है ना, ये तो चलती ही जा रही हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। तो यहाँ पर जो एडवांटेजियस अडेप्टेशंस होंगी सिर्फ वही सर्वाइव करेंगी, बाकी सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो नेचर सिर्फ सूटेबल वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है। मतलब मान लो कि एक जगह है और एक जगह पर 2 स्पीशीज़ हैं। अब यहाँ पर खाना लिमिटेड है, तो मान लो ये एक स्पीशीज़ है A और यहाँ पर एक स्पीशीज़ है B। अब स्पेस यही है, दोनों ही रिप्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्या होगा कि जो स्पीशीज़ दोनों ही घास खाती हैं, तो मान लो कि A ने ना खुद को अडेप्ट कर लिया कि यहाँ पर अब घास कम होती जा रही है, तो मैं अगर एक टाइम भी खाना खाऊं तो मेरा चल पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब एक टाइम खाना खाने से ही मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जा रही है एंड आई एम एबल टू सर्वाइव ऑन वन मील, राइट। लेकिन स्पीशीज़ बी को तो 3 टाइम का खाना चाहिए, नहीं तो वो अडेप्ट नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, मतलब कि वो जिंदा नहीं रह पा रहे हैं स्पीशीज़ बी के ऑर्गेनिजम्स। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है, खाना कम होता जा रहा है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है स्पीशीज़ की, तो उस केस में बी वाली जो स्पीशीज़ है वो एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि वो कम खाने पे ज़िंदा नहीं रह पा रही है, और जो ए स्पीशीज़ है वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो खुद को सर्वाइव कराती जाएगी। नाउ अब ये जो चेंजेस होते हैं ना हमारे एनवायरनमेंट पे, इन्हीं से नई एडवांटेजेस आती हैं, मतलब नई अडेप्टेशंस आती हैं, और जो अडेप्टेशंस एडवांटेजियस होती हैं सिर्फ वही नेचर सिलेक्ट करता है और बाकी सभी की सभी वेरिएशंस को नेचर रिजेक्ट कर देता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, वन इज़ इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड द सेकेंड वन इज़ इंटर स्पेसिफिक। तो जैसा आप पिक्चर्स देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक कॉम्पिटिशन है जो सिर्फ एक स्पीशीज़ के बीच में है, ठीक है, राइट, और एक कंपटीशन है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच में है। क्लियर। तो एक स्पीशीज़, मान लो एक एरिया है हमारे पास, इस एरिया में 10 हाथी रहते हैं और हमने बाहर से 90 और भेज दिए कि जाओ यहाँ पर बहुत सारा खाना है और तुम जाओ। लेकिन ये बहुत सारा खाना सिर्फ तब तक है जब तक यहाँ पर सिर्फ 10 हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये सिर्फ 10 एलिफेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। जब 90 और इसी स्पेस में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहाँ पर स्पेस की भी कमी हो जाएगी, यहाँ पर शेल्टर की भी कमी हो जाएगी और यहाँ पर फूड की भी कमी हो जाएगी। तो फाइनली होगा क्या कि ये जो 100 हाथी हैं ना, ये आपस में ही compete करने लग जाएंगे। सो दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये आपस में लड़ेंगे एग्जिस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो जो 10 हाथी जीत गए वो रहेंगे, बाकी 90 के 90 एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक। तो मान लो कि 2 स्पीशीज है, एक डियर है और एक है यहाँ पर जीब्रा। ठीक है, तो ज़ीब्रा भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, डियर भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये दोनों ही स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ compete करने लग जाएंगी फॉर फूड, स्पेस एंड शेल्टर। तो जो स्पीशीज़ खुद को इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ या बदलती सराउंडिंग्स के साथ खुद को अडेप्ट करा पाएगी, अपने अंदर कुछ एडवांटेजेस अडेप्टेशंस ला पाएगी, सिर्फ वही रहेगी और दूसरी एलिमिनेट हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पर डियर ने एक अडेप्टेशन लाई कि यार चलो स्पेस से मैं ठीक है मैं रह लूँगी कम जगह पर, शेल्टर भी चलो मैं थोड़ी बहुत बारिश में भी सो जाऊँगा, लेकिन
खाने के साथ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो डियर ने क्या किया कि डियर ने बोला कि एक टाइम घास खाने से भी मेरी बॉडी जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है और मैं इजीली ग्रो कर पा रहा हूँ और अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ। तो अब डियर सिर्फ एक मील पे सर्वाइव होना शुरू हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसका तो क्या कि एक मील पे सर्वाइव हो रहा है, इसका चल रहा था, लेकिन घास इतनी कम थी कि अब जो ज़ीब्रा है ना उसको 3 मील चाहिए, लेकिन उसको 2 मील भी ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या होगा, तो जो ज़ीब्रा की स्पीशीज़ है ना वो एलिमिनेट हो जाएगी। ये जो आपस में एक स्ट्रगल है, एक कंपटीशन हो रहा है ना 2 स्पीशीज़ का, इसमें डियर ने खुद को अडेप्ट कर लिया एक खाने पे, लेकिन ज़ीब्रा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ज़ीब्रा की स्पीशीज़ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। सो नेक्स्ट कम्स इज द वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें और खुद को देखें तो हमारी काफ़ी सारी आदतें, हमारी काफ़ी सारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। कुछ आपके फीचर्स आपके बहन या आपके भाई से भी मिलते होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनके जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हो। सो दिस इज डिफरेंस इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेरिएशन। तो अगर वेरिएशंस आती हैं और ये वेरिएशंस यूज़फुल होती हैं तो ये हमेशा ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करेंगी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये हमेशा ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सपोर्ट करेंगे, राइट। अगर ये ही वेरिएशंस हार्मफुल हो जाती हैं तो जो स्पीशीज़ है वो एलिमिनेट हो जाएगी। अगर वो खुद को ढाल नहीं पाएगी, सूटेबल वेरिएशंस नहीं ला पाएगी, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। और यही वेरिएशंस हैं जिनकी वजह से कोई भी 2 स्पीशीज़ या कोई भी 2 इंडिविजुअल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो अगर वेरिएशंस नहीं होंगी, इन द एब्सेंस ऑफ वेरिएशंस चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, चेंजेस क्यों आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं वेरिएशंस की वजह से। तो चेंजेस कुड नॉट अकर एंड हेंस देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन टू अकर। तो ये जो एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है ना, ये आता है सिर्फ इन्हीं चेंजेस की वजह से, जिन्हें हम वेरिएशंस बुलाते हैं। तो अगर वेरिएशंस ही नहीं आएंगी इंडिविजुअल्स में तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया, वहाँ से हमने इस अर्थ पे लाइफ शुरू की एंड नाउ वी आर सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। वी हैव से एलिफेंट, जिराफ, टाइगर एंड सो मेनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस बैक्टीरिया से बहुत सारी छोटी चेंजेस आई हैं, तभी आज हम यहाँ तक इवॉल्व हो पाए हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया खुद में वेरिएशंस लाने के लिए ही मना कर देता, सो डू यू थिंक ये एवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस होता? बिल्कुल नहीं होता। सो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन टू अकर। ठीक है, समझ आ गया। सो आई होप थर्ड फैक्ट about the theory of natural selection is also clear. Now coming on to the last observable fact of Darwin, that is the survival of the fittest. तो क्या समझ आ रहा है कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, एंड दैट इज़ ट्रू इन एवरी केस। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस लाते जाते हैं, और जब ये चेंजेस एडवांटेजियस होते हैं, जब ये अडेप्टेशंस या ये वेरिएशंस एडवांटेजियस होती हैं, तभी एक इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाता है या तभी एक स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है, अदरवाइज नहीं। सो नेचर सिलेक्ट ओनली दोज वेरिएशंस which are suitable and this is called as natural selection. तो इस natural selection के process में जैसे जैसे environment में changes आ रहे हैं, एडवांटेजेस सिलेक्ट हो रही हैं, और अब ये जो चेंजेस हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती जा रही हैं, और धीरे धीरे और जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस आती जा रही हैं। जब बहुत सारी जनरेशन में यही छोटे छोटे चेंजेस मिलेंगे तो फाइनली ये पूरी की पूरी स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। सो सफिशिएंट कैरेक्टर्स वुड ऑल्टर एज चेंज स्पीशीज़ टू द न्यू वन। ठीक है, सो एज टू चेंज स्पीशीज टू द न्यू वन। तो इसे बुलाते हैं, ये जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो बहुत टाइम लेता है होने के लिए। सो जहाँ पर एक
पुरानी स्पीशीज़ से हमें एक ऑल टुगेदर न्यू स्पीशीज़ देखने को मिलती है, तो इसे हम बुलाते हैं स्पेसिएशंस। तो याद रखना है व्हाट इज स्पेसिएशन। सो इट इज़ द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द ओल्ड स्पीशीज़ बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज़ ग्रेजुअल, दिस हैपन्स ग्रेजुअली, नॉट स्पॉन्टेनियसली, नॉट इंस्टेंटली। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। Okay, so now coming on to a very good example of natural selection, that is industrial melanism. तो बहुत समय पहले की बात है, तो अराउंड 1850 के टाइम पर, उससे पहले क्या था कि किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो हवा रहती थी ना इंग्लैंड की वो काफ़ी क्लीन थी, बहुत साफ़ सुथरी थी। तो वहाँ पर हमेशा ट्रीज़ के ऊपर या कुछ रॉक्स के ऊपर ना हमेशा हमें एक वाइट कलर की लेयर देखने को मिलती थी, एंड दैट वाज लाइकन्स। सो लाइकन्स जहाँ भी ग्रो करते थे, इसका मतलब था कि वहाँ पर किसी भी तरह का एयर पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर 1850 बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इस केस में क्या हो गया कि जितने भी ये लाइकन्स थे अब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। और पहले क्या होता था कि ये वाइट होता था पूरा स्पेस ना, तो यहाँ पर दो तरह के ये मॉथ रहते थे, पेपर्ड मॉथ, जिसे हम बिस्टिन बेटिलेरिया बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो तरह के थे, एक थे ये लाइट विंग्ड, ठीक है, और दूसरे थे ये डार्क विंग्ड, राइट। तो 1850 से पहले क्या था ना कि ये जो लाइट थे ना, ये जो वाइट थे या फिर जो लाइट कलर्ड मॉथ थे, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी इनकी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन ना कम होती गई। तब डार्क कम थे लेकिन लाइट ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई तो पॉल्यूशन बढ़ता गया। तो अब ये जो लाइट कलर के ट्री ट्रंक्स हुआ करते थे ना, अब ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो गए, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। तो इससे क्या हुआ, तो इससे हुआ ऐसा कि जो वाइट कलर वाले मॉथ थे ना वो काफ़ी ईजिली इसके ऊपर दिखने लग गए। तो पहले क्या करते थे कि वाइट, अगर ये वाइट कलर है, मैं यहाँ पर मतलब ये मेरा स्किन कलर है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइट सा कलर से, वाइट कलर से कुछ लिखूँ मार्कर से, तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं कुछ डार्क कलर से लिख दूँ तो आपको दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो वैसा ही हुआ था 1850 से पहले। तो पहले ये जो पूरी की पूरी ट्री ट्रंक थी ना, ये काफ़ी लाइट थी, काफ़ी हल्की थी। तो जो वाइट कलर्ड मॉथ थे ना वो खुद को यहाँ पर कैमोफ्लेज कर लेते थे। तो जो प्रीडेटर्स थे ना वो इन लाइट कलर्ड मॉथ को ना खा नहीं पाते थे, डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे, तो इनको प्रे भी नहीं बना पाते थे। लेकिन इस टाइम पर जो डार्क कलर्ड मॉथ थे ना वो ईजिली प्रे हो जाते थे इन प्रीडेटर्स के। ठीक है, दूसरी चीज़, जब 1850 के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, पॉल्यूशन बढ़ा, तो लाइकन्स ख़त्म हो गए और जो ट्री के ट्रंक्स थे, जो रॉक्स थे, ये सारे डार्क होने लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट कलर्ड मॉथ अब ईजिली दिखने लग गए टू द प्रीडेटर्स, तो वो लाइट कलर्ड मॉथ को खाने लग गए, और जो डार्क कलर्ड थे अब वो क्या हुए, वो बढ़ने लग गए, मतलब वो अब इजीली डिटेक्ट नहीं होते थे, तो वो सरवाइव करने लग गए। अब रिप्रोड्यूस तो दोनों ही करते थे, लाइट वाले भी रिप्रोड्यूस करते थे, लाइट मॉथ भी रिप्रोड्यूस करते थे, और डार्क मॉथ भी रिप्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब डार्क मॉथ जो है ना वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रीडेटर से बच जा रहे हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, और लाइट कलर्ड मॉथ की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लग गई। तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस टाइम पर आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस स्पीशीज़ को नेचर ने सिलेक्ट किया दैट वाज दीज डार्क कलर्ड मॉथ, नॉट द लाइट कलर्ड मॉथ। ठीक है, तो अब बदलते हवा के साथ, बदलती एनवायरनमेंट के साथ, बदलते हमारे सराउंडिंग्स के साथ सिर्फ डार्क कलर्ड मॉथ सूट हुए, तो वो रिप्रोड्यूस करते गए, उनके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बढ़ते गए, एंड फाइनली वी कैन सी मोर डार्क कलर्ड मॉथ एज कंपेयर टू द लाइट कलर्ड मॉथ। ठीक है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो यहाँ पर भी देखो
जो लाइट कलर्ड विंग थे डॉटेड विद स्पॉट्स ब्लेंडेड विद द लाइकन्स, ठीक है। तो ये थे, ये ट्री ट्रंक्स थी, सो बिफोर से 1850, ठीक है। तो यहाँ पर मैनचेस्टर एरिया में ये थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी नीट एंड क्लीन हवा थी, तो नीट एंड क्लीन हमारे ट्रीज़ थे। तो यहाँ पर वाइट कलर्ड जो मॉथ थे ना वो खुद को कैमोफ्लाज कर ले रहे थे, तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो इनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे थे। लेकिन डार्क कलर्ड वाले ना ये ईजिली रिकॉग्नाइज हो जा रहे थे, तो उसकी वजह से प्रीडेटर्स आकर इनको खा ले रहे थे। आफ्टर 1850, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि जो डार्क कलर्ड मॉथ थे, अब पॉल्यूशन बढ़ा तो ये भी डार्क हो गए ट्री ट्रंक्स। तो यहाँ पर ये जो मॉथ हैं, ये जो डार्क कलर्ड मॉथ हैं, ये अब खुद को कैमोफ्लाज करा पा रहे थे विद दीज ट्री ट्रंक्स। तो यहाँ पर वाइट बहुत इजीली विजिबल थे। तो अब यहाँ पर प्रीडेटर्स का फेवरेट खाना बन गए लाइट कलर्ड मॉथ, क्लियर। और डार्क कलर्ड मॉथ रिप्रोड्यूस करते गए और उनका नंबर बढ़ता गया। सो नाउ द मोर इन नंबर आर द डार्क कलर्ड मॉथ as compared to the lighter ones, ठीक है। So I hope this much is clear. Now coming on to the limitations, देखो काफ़ी सारी observations थी, काफ़ी सारे facts थे, काफ़ी सारे points थे, लेकिन still there were some limitations, ठीक है। तो पहली क्या थी कि उन्होंने ये तो बोला कि over a period of time changes आ रहे हैं, लेकिन वो changes कैसे आ रहे हैं वो explain नहीं कर पाए, ठीक है। सो दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। फिर मॉडर्न जेनेटिक्स, तो हमें पता है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगोर मेंडल। तो उन्होंने वहाँ पर शुरू किया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे पास हो रहे हैं और कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो मॉडर्न जेनेटिक्स थी ना, उन्होंने रिवील किया कि वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, और फिर उन्होंने मॉडिफाई किया इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को, और अब इसे बुलाया जाता है नियो डार्विनिज्म। सो नियो मीन्स न्यू, सो न्यू डार्विन थ्योरी, जो हमें ये बताती है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा अलॉन्ग विद सम प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। सो दैट इज नियो डार्विनिज्म। लेकिन सिंस डार्विन contributed a lot to these evolution theories, so still we consider Darwin as the father of evolution, ठीक है। तो father of evolution still Darwin ही है, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन theories। तो थ्योरीज की जो हमने दोनों थ्योरीज पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेमार्क की थ्योरी और डार्विन्स थ्योरी। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? द फर्स्ट वन इज द लेमार्क से द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जिस कैरेक्टर को हम यूज़ करते रहेंगे वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, वो एक्वायर होते जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वहीं पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन। तो इन्होंने बोला कि जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी सारी स्पीशीज़ एलिमिनेट हो जाएंगी। तो जिसको नेचर सिलेक्ट करेगी सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। नाउ लेमार्क सेड बिलीव्ड इन यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। तो उन्होंने बोला कि अगर ऑर्गन को हम, किसी भी ऑर्गन को अगर हम यूज़ करेंगे तो वो विद जनरेशन वो क्या होता जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा यूज़फुल होता जाएगा। और अगर हम किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता जाएगा या डीजेनरेट होता जाएगा वो ऑर्गन। तो यहीं पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट आया था। नाउ दैट डार्विन बिलीव दैट सिंस वेरिएशंस एग्जिस्ट्स इन इंडिविजुअल्स सो ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वेरिएशंस आती हैं, धीरे धीरे चेंजेस आती हैं। तो इन चेंजेस की वजह से ही काफ़ी सारी चेंजेस हैं, तो सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को फिट कर पाते हैं। सो दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो वेरिएशंस लानी ही पड़ेंगी और वो भी एडवांटेजियस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज न्यू स्पीशीज इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मैनी जनरेशन बाय एक्वायरिंग कैरेक्टर्स। तो ये जो नई स्पीशीज़ है ना, ये काफ़ी जनरेशन्स के बाद आती हैं, इन्हीं कुछ नए कैरेक्टर्स को एक्वायर करके फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन्स। और डार्विन ने ये बोला कि जो नई स्पीशीज़ हैं दे इवॉल्व ड्यू टू अकमलेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इनका जो पूरी थ्योरी थी इट वाज अराउंड कि सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे जो
जो सूटेबल या फेवरेबल वेरिएशंस लेकर आते हैं। जिनकी वेरिएशन सूटेबल नहीं होंगी या फेवरेबल नहीं होंगी वो इस अर्थ से या उनको नेचर एलिमिनेट कर देती है, right? So I hope this is clear. So this was all from the today's session. So I hope you liked the session, and I will meet you next time with a new topic, that is human evolution. So till then you take care, and as you all know, learner free है पर best है।